नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SCT एकेडमी पर। आपको ज्ञात होगा, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपने 2 दिन का CDP प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से देख लिए होंगे और उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ भी आ रहा होगा। आज हम डे 3 यानी तीसरे दिन का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आने वाले टेट्स की जो परीक्षा होती हैं, चाहे वो DSSS की परीक्षा हो, है ना, चाहे यूपी टेट की परीक्षा हो या STET की परीक्षा हो, उस सब संबंधित की जो भी परीक्षा होगी उसमें यह सभी प्रश्न अति उपयोगी होगी। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो आते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। आप लोग भी आंसर कीजिएगा ज़रा। ये प्रश्न देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की, है ना, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता में उपलब्धि, है ना, तो इसके लिए वह शिक्षिका क्या करना चाहिए? पहला है ऑप्शन कि तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। दूसरा है विशेष अध्ययन के लिए उन्हें अपने समकक्षों से अलग करना। तीसरा है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। और चौथा है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सिखाना। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, 5 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। किस बच्चों की चाहती है उपलब्धि? प्रतिभाशाली बच्चों की। तो आपको पहले वीडियो अगर आप देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि प्रतिभाशाली छात्र वे छात्र होते हैं जो औसत बच्चों के मुकाबले पढ़ने में या किसी भी अन्य कार्य में तीव्र होते हैं, तेज होते हैं। वैसे बच्चे को ही हम लोग प्रतिभाशाली बच्चे या प्रतिभाशाली छात्र कहते हैं। इसकी अगर हमें उपलब्धि चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे तो पढ़ने में तेज है, तो हम इसको अगर उपलब्धि चाहते हैं तो हमें उसके सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए चुनौती देना पड़ेगा। मतलब इस तरह के बच्चे से हमें ऐसे प्रश्न करने पड़ेंगे जिससे वह बच्चे सोचेंगे, उसके बारे में सोचने के बाद ही उसका जवाब आ पाएगा, है ना। जैसे मुक्त अंत वाले प्रश्न उससे पूछेंगे तो बच्चा सोचेगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ताकि उसको खुद भी समस्या समाधान करने में थोड़ा वक्त लगे और उसका उत्तर दे। तो उसकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए हमें उन्हें ऐसे प्रश्न पूछना है। चुनौती देने का मतलब होता है कि हमें उसे ऐसे प्रश्न पूछना है जिसको वह करने में थोड़ा सोचे। ऐसा नहीं है कि जल्दी से बना दे, है ना, क्योंकि ये बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं तो कोई भी प्रश्न आपको जल्दी से बना के दिखा देंगे। तो हमें उसे ऐसे प्रश्न देना है ताकि वह जो है सोचे, है ना, कुछ समस्या समाधान करे और उसके बाद उसका उत्तर दे। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन 3। बाकी ऑप्शन को देखते हैं तो लिखा है तनाव तनाव को नियंत्रित करना। ये तो बिल्कुल गलत है। तनाव मतलब होता है टेंशन को उसको कंट्रोल करना सिखाना, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा है अलग करना, बिल्कुल नहीं। प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती हैं, है ना, तो यो अलग करना हो सकता है ना, लेकिन एक अलग करना निगेटिव शब्द है यहाँ पर, और उससे अच्छा आंसर हमको जो है ऑप्शन 3 में मिल रहा है। और ऑप्शन 4 कह रहा है कि गैर शैक्षणिक गतिविधि। गैर शैक्षणिक गतिविधि में क्या होता है? गैर शैक्षणिक गतिविधि कहने का मतलब है कि उसको खेलकूद में, डांसिंग में, पेंटिंग में, इस सब में हम आनंद लेना सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब उसकी उपलब्धि होगी? बिल्कुल नहीं। उसके सृजनात्मकता को चुनौती देने के लिए, है ना, उसको समृद्ध करने के लिए हमें ऐसे प्रश्न पूछना है जिससे उसका समृद्ध हो, है ना। आते हैं हम आज के दूसरे प्रश्न पर और देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न। ठीक है, आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सृजनात्मकता या सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है ना। सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन है? एक दिया है बहुत बुद्धिमान है ना। जो बहुत बुद्धिमान होते हैं क्या वो सृजनात्मक होते हैं? चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं। अगर वो परीक्षा में हर एक बार अच्छे अंक लाते हैं तो क्या वो सृजनात्मक विद्यार्थी होंगे? तीसरा है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। चौथा है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है, मतलब जो अच्छा ड्राइंग और पेंटिंग कर लेता है। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन होंगे।
जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर कह रहा है कि पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी जस्ट बात किए हैं कि जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे को हमें अगर चुनौती देना है तो उससे हमें सृजनात्मक प्रश्न पूछना चाहिए। अब सृजनात्मक प्रश्न पूछेंगे, है ना, तो वो बच्चा कैसा होगा, वो बच्चा पार्श्व चिंतन कहने का मतलब यह हुआ कि वह कुछ इनोवेटिव तरीके से किसी चीज़ को सोच रहा है, किसी चीज़ को बता रहा है, किसी चीज़ का हल दे रहा है। और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में अच्छा है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को हल कर लेता है। तो इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन 3 को। एक कह रहा है बहुत बुद्धिमान है, बिल्कुल नहीं, है ना, बहुत बुद्धिमान है, यह इसका आंसर नहीं होगा। 2 कह रहा है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाना। देखिए हर एक बार अगर आप अच्छे अंक ला रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सृजनात्मक है। सृजनात्मक कहने का मतलब होता है कि आपके अंदर कुछ मौलिकता होनी चाहिए, आप अच्छे से किसी चीज़ के बारे में सोच समझ सकते हैं, आप किसी चीज़ का हल अच्छे तरीके से दे सकते हैं, इसको हम सृजनात्मक कहते हैं, है ना। और ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है, बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ड्राइंग अच्छा बना लेता है, जो पेंटिंग अच्छा कर लेता तो वो सृजनात्मक बच्चे होंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन 3। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास प्रथम आवश्यकता है, यह कथन। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, आसान प्रश्न है, ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से ज़रा ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन 1 कह रहा है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। चौथा है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। जी देखिए, पहले तो आप जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले तो आपको यह बताना होगा कि क्या यह कथन सही है या गलत है। पहले अगर यह पकड़ लेते हैं तो आप आसानी से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी बाहर कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये कथन सही है तो आपको यह समझ में आ जाएगा या तो ऑप्शन 2 होगा या तो ऑप्शन 3 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास प्रथम आवश्यकता है। मतलब जब बच्चे के विकास को हम सुनिश्चित करेंगे तो उसका शारीरिक विकास स्वस्थ होना जरूरी है ना। यह कथन तो बिल्कुल सही है ना। सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि यह कथन बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है आंसर 2 और आंसर 3 में से कौन सा आंसर सही होगा। आंसर 2 कह रहा है कि सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले स्थान पर आता है। बोल रहा है कि विकास का जब हमारा क्रम चलता है तो उसमें शारीरिक विकास पहले स्थान पर आता है, इसलिए इसलिए हमारा स्वस्थ शारीरिक विकास होना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, है ना। क्योंकि शारीरिक विकास के साथ साथ और भी कई विकास होती है जो साथ साथ अंतः संबंधित होती है। अगर हम ऑप्शन 3 को देखें तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है ना। जो हमारा शारीरिक विकास हो रहा है वह बाकी विकासों के साथ भी संबंधित है, इसलिए हमारा शारीरिक विकास का स्वस्थ होना सबसे ज़रूरी काम है, यानी सबसे प्रथम आवश्यकता है। अब कैसे, देख लीजिए, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारी मानसिक विकास भी अच्छे तरीके से नहीं होगी। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप वो अस्वस्थ रहते हैं तो क्या आपको कोई भी कार्य करने में अच्छा लगता है? जो भी आप दिमाग से काम करते हैं क्या वो ठीक लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब आपको स्वस्थ होना तो एकदम ज़रूरी है ना। आपका सामाजिक विकास भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। अगर आप बीमार है, आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका शारीरिक विकास जो है अवरुद्ध है, आप अंदर से बिल्कुल
अस्वस्थ हैं तो आपका सामाजिक विकास कैसे प्रभावित होगा? आप समाज के लोगों से मिलजुल नहीं पाइएगा, क्योंकि आप अंदर से पूरी तरह क्या है, अस्वस्थ हैं। आपका शारीरिक विकास क्या है, पूरी तरह अस्वस्थ है। इसलिए यह विकास बाकी सभी विकास के साथ अंतः संबंधित है। इसलिए हमारा शारीरिक विकास जो है प्रथम आवश्यकता है, स्वस्थ रहना एकदम प्रथम आवश्यकता है। इसलिए इसका सही आंसर जो जाता है वो जाता है आंसर नंबर 3 को। चौथा गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, ये एकदम गलत है। और पहला बोल रहा है नितांत व्यक्तिगत मामला, बोल रहा है कि जो हमारा शारीरिक विकास है वो मेरा अपना मामला है, इसको जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि यह स्वस्थ रहे या नहीं रहे। तो ये कथन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 3 नंबर आंसर सही है। आते हैं हम आज अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध किस प्रकार की विद्यालय में कराना चाहिए। इस सब प्रश्न की चर्चा पिछले वीडियो में भी हो चुकी है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले पुराना वीडियो देखिए, फिर आप यहाँ पर आसानी से समझ जाइएगा। इजी प्रश्न है, निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने किस प्रकार के विद्यालय में हमें कराना चाहिए। निःशक्त बच्चों को जो शैक्षिक गतिविधि जो देंगे, शैक्षिक अवसर जो प्रदान करेंगे, किस तरह के विद्यालयों में। निःशक्त बच्चे का क्या मतलब हुआ, पहले तो ये समझिए। वे बच्चे जो दिव्यांग होते हैं, है ना, तो ऐसे बच्चे को हम लोग निःशक्त बच्चे कहते हैं। तो इस बच्चे को हमें किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा देना है? विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय बोल रहा है कि आप उसको एक विशेष प्रकार के विद्यालय में दीजिए जहाँ पर निःशक्त बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अगर आपका बच्चा ब्लाइंड है तो आप उसको ब्लाइंड स्कूल में डालिए। तो क्या आंसर एक सही होगा कि आपका बच्चा अगर ब्लाइंड है तो आप उसको ब्लाइंड स्कूल में भर्ती देंगे? दो कह रहा मुक्त विद्यालय, बोल रहा ओपन स्कूल जो होता है ना, जहाँ से आप घर से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, एडमिशन वहाँ ले लेते हैं, उसको हम लोग ओपन स्कूल भी बोलते हैं। जैसे NIOS जो है एक ओपन स्कूलिंग है ना, BIOS BBOS है ना, ऐसे करके कुछ एग्ज़ाम है बिहार सरकार का, ये सब ओपन स्कूलिंग है। कुछ बच्चे किसी कारणवश अगर विद्यालय नहीं जा पाते हैं तो आप वहाँ नामांकन करा के घर पर उसको शिक्षा देकर बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है मुक्त विद्यालय में हम उसको भेजेंगे ताकि उस बच्चे को अगर जाने में असुविधा है, बच्चे अगर मान लिया जाए कि वो सही से नहीं चल पा रहा है, लंगड़ा है, तो आप उस बच्चे को मुक्त विद्यालय में दे देंगे, क्या ऐसा होगा? देखते हैं अगला प्रश्न। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की विद्यालय, मतलब ब्लाइंड रिलीफ जो है एक संस्था का नाम है जो विकलांग बच्चों के हेतु कुछ विद्यालय चलाती हैं, तो उस विद्यालय में आप बच्चे को देंगे। और चौथा ऑप्शन कह रहा है नियमित विद्यालय। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 4, क्योंकि अभी की जो शिक्षा है वह समावेशी शिक्षा है, और समावेशी शिक्षा में हमारा यही कहा गया है कि सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करते हुए एक ही कक्षा में उसके आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ जो शिक्षा दी जाती है उसी को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो चाहे वो निःशक्त बच्चे हो, चाहे अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हों, चाहे वो आपके सोसाइटी के एकदम बैकग्राउंड सोसाइटी के बच्चे हों, तो वो सभी प्रकार के बच्चे को नियमित विद्यालय में ही नामांकन देना है। अगर मान लिया जाए कि बच्चे को दिखने में कठिनाई का अनुभव हो रहा, तो आप नियमित विद्यालय में ब्रेल लिपि रखिए, है ना, बच्चे को आगे बैठाइए जिससे बच्चे अच्छे से थोड़ा देख पाएँ। जो बच्चे कम सुनते हैं उसको आगे बैठाइए। तो ये सारा चीज़ हमें नियमित विद्यालय में ही नामांकन लेकर करना होगा समावेशी शिक्षा के तहत। आते हैं आज के अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। आज का 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में सृजनशीलता का तत्व क्या नहीं है। सृजनशीलता मतलब इसमें बोल रहा है कि हमें ऐसे ऑप्शन की तलाश करना है, नहीं है नहीं को पहले यहाँ पर घेर दीजिए, है ना। बोल रहा है निम्नलिखित में सृजनशीलता का तत्व क्या नहीं है। तो इसमें से हमें ऐसे ऑप्शन की तलाश करना है जिस ऑप्शन से हमें पता चल रहा होगा कि यह सृजनशीलता का तत्व नहीं है। अगर ऑप्शन ए देखे तो लिखा है मौलिकता, ऑप्शन 2 लिखे तो लिखा है अनुशासन, ऑप्शन 3 में लिखा है धारा प्रवाहिता और ऑप्शन 4 में लिखा है लचीलापन। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए 5 का जो है इसका सही आंसर है आपको सृजनशीलता का मुख्य तत्व बोल रहा है नहीं है। तो नहीं जो है वो है अनुशासन, क्योंकि जो बालक सृजनशील होते हैं तो उसके विचारों में मौलिकता होती है। मौलिकता कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वह बच्चे खुद किसी चीज़ को अपने शब्दों में कह सकते हैं। उसके अंदर धारा प्रवाहिता होगी, मतलब उसे कोई भी चीज़ बोलने में धारा प्रवाह तरीके से
वह बता सकता है, सही तरीके से अपने शब्दों में कह सकता है और उसके बोलने में लचीलापन होगा। लचीलापन कहने का मतलब यह हुआ कि वह रटा रटाया आपको नहीं बताएगा, वह अपने शब्दों में शब्दों को जोड़कर अपने तरीकों से इनोवेटिव तरीके से जोड़कर आपको बताएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं लचीलापन। तो ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो पूछ रहा है इसमें से कौन नहीं होगा, तो आंसर दो नहीं होगा, इसलिए ये आंसर क्या होगा, सही होगा। फिर से समझिएगा, एक होगा, तीन होगा, चार होगा, यह सृजनशीलता का मुख्य तत्व है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व नहीं है, तो इसमें से जो तत्व नहीं है वह है आपका ऑप्शन दो, और जो नहीं है इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है इनमें से कौन नहीं है। तो अनुशासन नहीं है, लेकिन विचारों में मौलिकता होनी चाहिए, धारा प्रवाहिता होनी चाहिए और लचीलापन होनी चाहिए। लचीलापन का मतलब रटा रटाया वो नहीं बता रहा है, अपने शब्दों में अपने इनोवेटिव तरीके से शब्द को जोड़कर या इनोवेटिव तरीके से कुछ काम को कर रहा हो, तो इसको बोलते हैं लचीलापन। आते हैं हम लोग आज अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का अगला प्रश्न, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझिए क्वेश्चन कि जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति के वजह से आई मानसिक मंदता, है ना। जन्म के टाइम में जब आप मम्मी के पेट में, माँ के पेट में ही रहते हैं, उस समय चोट लग गया, या भ्रूण क्षति, है ना, जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, तो शुरुआती दौर में उसे हम लोग कहते हैं भ्रूण, है ना, भ्रूण कहते हैं, भ्रूण लिखा हुआ है। क्षति की वजह से अगर उसी समय अगर कोई चोट लग जाता है, तो हमारे अंदर जो मेंटल रिटार्डेशन होती है, मानसिक मंदता होती है, उसको हम किस तरह की मंदता की श्रेणी में रखेंगे। एक है जैविक मंदता, दो है पारिवारिक मंदता, तीन है आकस्मिक मंदता और चार है चिकित्सा मंदता। मंदता जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जन्म के समय में ही या फिर भ्रूण के टाइम में ही अगर हमें चोट लग गया हो, तो उस प्रकार के बच्चों में जो मानसिक मेंटल रिटार्डेशन, वो बच्चे सही तरीके से एक प्रॉपर वे से औसत बच्चे की तरह या साधारण बच्चे की तरह नहीं कर पाते हैं, तो उसमें जो मानसिक मंदता आती है तो वो क्या कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पर, अगर उस बच्चे को अगर भ्रूण में यानी पेट में ही चोट लगा है, तो इसको हम लोग जैविक मंदता कहते हैं। मतलब जैविक मंदता कहने का मतलब है कि वह बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ और उससे पहले ही उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो मतलब यह है कि उसको बायोलॉजिकल ये चीज़ है, बायोलॉजिकल ही आया है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग जैविक मंदता, है ना। तो ये चीज़ क्या है, हमारा जैविक मंदता है। वो बच्चे को हमें बाहरी तरीके से चोट लगा है, भ्रूण में लगा है या जन्म के समय लगा है, तो यह हमारा जैविक मंदता होगा। कौन सी मंदता होगी, जैविक मंदता। अगर पारिवारिक मंदता की बात करें तो ये नहीं है, पारिवारिक मंदता कोई शब्द ही नहीं है। पारिवारिक मंदता कहने का मतलब है कि परिवार में सब लोग मंद है तो उसके बच्चे भी मंद हो गए, है ना। आगे बोल रहा है आकस्मिक मंदता कहने का मतलब एकाएक सब कुछ ठीक चल रहा है और एकाएक उसका दिमाग जो है काम करना बंद कर दिया या डाइवर्ट हो गया, कुछ अलग तरीके से वो अब वर्क करने लगा, तो आकस्मिक, आकस्मिक मतलब एकाएक उसके अंदर कुछ परिवर्तन का आ जाना, है ना, उसके दिमाग डिस्टर्बेंस हो जाना एकाएक, तो उसको आकस्मिक। चिकित्सा मंदता कहते हैं कि जब उसका हम इलाज कर रहे हैं और इलाज की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना। जैसे किसी बच्चे का इलाज चल रहा है, गलत दवा की वजह से उसमें कोई और प्रॉब्लम आ गया, उसका माइंड काम करना बंद कर दिया, वह कोई भी चीज़ को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, सही तरीके से नहीं सोच पा रहा है, तो ये चिकित्सा के कारण हुआ, उसका इलाज के कारण हुआ, तो उसको मानसिक चिकित्सा मंदता कहेंगे। तो इसमें हमें चोट लगा है, कब भ्रूण को क्षति पहुंचा है, कब जन्म के समय, तो इसमें हमें जो सही आंसर जाता है वो जाता है आंसर ऑप्शन एक को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, जैविक मंदता। हो गया क्लियर। आते हैं आज के अगले प्रश्न पर, देखते हैं आज का सातवां प्रश्न क्या कहता है। आज का सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है। एक अधिगम अक्षमता का उदाहरण है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। एक है मानसिक मंदता, बोल रहा है कि किसी की माइंड जो है मेंटल रिटार्ड है, मतलब वो सही तरीके से कोई भी चीज़ को नहीं कर पा रहा है। दूसरा कह रहा है अटेंशन डेफिसिएट हाइपर डिसऑर्डर, ऑर्डर नहीं है डिसऑर्डर, यहाँ पर डिसऑर्डर होगा, ठीक है, डिसऑर्डर होगा। आप लोग इसका नाम इंग्लिश में ही जानिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखेगा। पढ़ने में धारा प्रवाहिक, बोल रहा है जो अच्छे से पढ़ पा रहा, धारा प्रवाह पढ़ रहा है। और चौथा है ऑटिज्म, क्या है, ऑटिज्म, है ना। तो अब हम लोग, अब आप जो है आप लोग ज़रा आंसर कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है। विशिष्ट अधिगम अक्षमता, अधिगम अशक्तता, है ना, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल
ठीक है, देखिए इसका सही आंसर आपको जाता है ऑप्शन 2 को, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर। हाँ, यहाँ पर डिसऑर्डर लगेगा, डिस लगा दीजिए इस पर, है ना, डिसऑर्डर। तो निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम अक्षमता, देखिए ये एक प्रकार का डिसेबिलिटी है, मतलब अधिगम अक्षमता है, अधिगम अशक्तता है। हम जो है आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि एक बार जो है जितने भी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, जितनी भी क्या है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है, उस सभी पर हम एक वीडियो कल से परसों तक अपलोड कर देंगे, आप वहाँ देख लीजिएगा, एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको अधिगम अक्षमता से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर अटेंशन डेफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, यह एक प्रकार का अधिगम अक्षमता है। इस डिसऑर्डर में बच्चे में एकाग्रता ह्रास होती है, मतलब एकाग्रता में कमी आती है। बच्चे सही तरीके से लगातार कुछ देर तक एकाग्र होकर कोई चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं। आप जैसे क्लास में बच्चे का क्लास ले रहे हैं और उसमें एक ऐसे बच्चे होंगे जो सही तरीके से अटेंशन नहीं कर पा रहा, वो बार बार 1 मिनट 2 मिनट पढ़ता है और उसका ध्यान जो है भंग हो जा रहा है, वो एकाग्र नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह के डिसऑर्डर को हम लोग बोलते हैं अटेंशन डेफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये अधिगम अक्षमता है और अधिगम अक्षमता का यही एक उदाहरण है। बाकी और भी अधिगम अक्षमता है, वीडियो बना देंगे तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। मानसिक मंदता को हम अधिगम अक्षमता के अंतर्गत बिल्कुल नहीं लाते हैं, ये अधिगम अक्षमता नहीं है। पढ़ने में अगर धारा प्रवाहित है तो ये तो अक्षमता तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो बच्चा सही तरीके से पढ़ रहा है। और ऑटिज्म कहने का मतलब होता है कि उसमें कुछ समस्या है, मतलब उसकी मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, तो ये भी बच्चा जो है आपको अधिगम अक्षमता के अंतर्गत नहीं आता है। आते हैं आज के 8वें प्रश्न पर और देखते हैं आज का 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। आज का 8वां प्रश्न एकदम ईजी है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश कीजिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने, यहाँ बढ़ाने लिखा गया, ये एक्चुअली पढ़ाने है, ठीक है, पढ़ाने, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है ना। श्रवण बाधित बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें इसमें से कौन सा चीज़ प्रयुक्त करना सबसे उचित होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, है ना। 1 है ब्रेल लिपि, 2 है सांकेतिक भाषा, 3 है यंत्र के द्वारा पढ़ाएंगे और चौथा है ये सभी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, 5 सेकंड का समय है। जी, यह सभी आंसर नहीं होगा, इसमें जो सही आंसर है वो है आपको सांकेतिक भाषा, ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज। श्रवण बाधित बच्चा है जो सुन नहीं पा रहा है सही तरीके से, तो आप उसको संकेत के द्वारा बताइएगा तभी वह बच्चा समझ पाएगा, है ना। आप देखे होंगे अक्सर कि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं आप उसको संकेत में कहिए तो वो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे सही और सटीक आंसर है वो है सांकेतिक भाषा। श्रवण बाधित बच्चे को ब्रेल लिपि, जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह जो लिपि है यह मुख्य रूप से अंधे बच्चों के लिए होते हैं, जो ब्लाइंड चिल्ड्रेन होते हैं उसके लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कुछ डॉट होते हैं जो उभरे हुए रहते हैं, जिसको छूकर बच्चे अनुभव करके इस बात को समझते हैं कि ब्रेल लिपि के, है ना। और तीसरा है यंत्र, बोल रहा कुछ इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। देखिए ये आंसर नहीं होगा और यह सभी तो होगा ही नहीं, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो जाता है 2 को, सांकेतिक भाषा को, कि श्रवण बाधित यानी जो बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं, श्रवण बाधित हैं, उसका श्रवण मतलब सुनना, बाधित मतलब नहीं सुनना, मतलब नहीं, श्रवण मतलब नहीं सुन पाना, है ना। ऐसे बच्चे के लिए हमें सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करना बेहतर होगा। आते हैं आज के अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। जल्दी से बताइएगा, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। नहीं है बोल रहा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नहीं है। पहला है विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, तीसरा है अभिव्यक्ति में अनूठापन और चौथा है कौतूहल। ठीक है, जल्दी से ज़रा कमेंट कीजिए और हमें बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, देखिए जी बिल्कुल, है ना, इसका आंसर 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर 2, सही आंसर है वो है आंसर 2। पूछ रहा है निम्न में से क्या नहीं होगा। अगर विचारों की सृजनात्मकता है तो यह तो प्रतिभाशाली बच्चों का होने का एक संकेत तो है ही। अगर
अगर मान लीजिए आप में सृजनात्मक विचार हैं, आप किसी चीज़ को इनोवेटिव तरीके से कर रहे हैं, आपके विचारों के अंदर मौलिकता है, आप खुद से किसी बातों को रख रहे हैं, तो यह तो प्रतिभाशाली होने का संकेत है, तो यह आंसर नहीं होगा। तीसरा है अभिव्यक्ति में अनूठापन। अभिव्यक्ति कहने का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी के सामने जो आप कर रहे हैं या कह रहे हैं, है ना, उसमें अनूठापन है, मतलब आप में उसमें जो शब्द कह रहे हैं उसमें मौलिकता है ना, कुछ नए शब्दों को आप अपने तरीके से बता रहे हैं, अपने शब्दों में आप उस चीज़ को कह रहे हैं, अनूठापन है ना, तो यह भी प्रतिभाशाली होने का लक्षण है। तीसरा है कौतूहल। कौतूहल कहने का मतलब यहाँ आपका इंग्लिश में नाम लिखा भी है क्यूरियोसिटी, इसका मतलब हुआ आपके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति है, मतलब आप किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं कि यह चीज़ ऐसे कैसे हुआ, तो यह प्रतिभाशाली होने का बिल्कुल संकेत है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 2, यानी 2 नंबर नहीं है, इसलिए यह सही है ना। 2 नंबर नहीं है, बोल रहा प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, यह नहीं है, इसलिए यह इसका सही आंसर है। ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या है, 2 है। आते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगर किसी प्रश्न में आपको समस्या हो रही है तो कमेंट करके बताइएगा, इस क्वेश्चन में हमें समस्या है, नहीं समझ पाए, हम पुनः उस क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे। आते हैं आज के अगले वीडियो पर और देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, किसी भी प्रश्न में अगर आपको समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा, हम उस प्रश्न को आने वाले सीरीज में शामिल करके पुनः समझाएंगे। ठीक है, चलिए आज का जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, वह कह रहा है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर कुछ अलग प्रकार का यह प्रश्न आ गया। यह चीज़ आप शायद इससे पहले डे 1 डे 2 वाला जो प्रश्न सीरीज था उसमें, जो MCQ सीरीज चल रहा था उसमें चिंतन के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं हुई थी। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होगा, वैसे कमेंट कीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए इसका सही आंसर है सृजनात्मकता मुख्य रूप से हमारा जो है अपसारी चिंतन से संबंधित है ना। आंसर इसका 4 सही है। अब अपसारी चिंतन क्या होता है, अपसारी चिंतन कहने का मतलब हो गया कि आप किसी चीज़ के बारे में ब्रॉड में सोचते हैं, मतलब काफ़ी दूर तक सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग एकदम संकीर्ण है, आप किसी चीज़ को, मतलब ऐसा नहीं है कि रटा रटाया चीज़ को सोच रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, आप कुछ अलग प्रकार का सोच रहे हैं। तो इसलिए जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो अलग प्रकार के सोचते हैं, और अलग प्रकार के सोचने को जो हम कहते हैं अपसारी चिंतन। अपसारी कहने का मतलब हुआ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आप बॉक्स से बाहर की चीज़ों को सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग सीमित है और आप उतना ही चीज़ को सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप अपने शब्दों से, अपने मन से भी सोचकर बहुत चीज़ को कहते हैं, यानी आपके अंदर क्या है, अपसारी चिंतन है और आप सृजनात्मक भी हैं। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। अभिसारी चिंतन तो बिल्कुल नहीं होगा आंसर। ठीक है, अभिसारी चिंतन आंसर इसका नहीं होगा। अभिसारी चिंतन कहने का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ को रटा रटाया चीज़ों को बता रहे हैं। जो बालक अपसारी चिंतन का होगा ना, वो अलग अलग तरीक़ों से प्रश्न का उत्तर दे सकता है, अपने शब्दों में कह सकता है। लेकिन जो अभिसारी चिंतन का बालक होगा ना, वह बालक जो है किसी प्रश्न का उत्तर रटा रटाया तरीके से किताबी भाषा में वह देगा, है ना, और हमेशा एक ही उत्तर देगा। तो वह होता है अभिसारी चिंतन वाले बच्चे। और अनुकरण होता है किसी का नकल करना। अगर हम किसी की नकल करते हैं तो वो सृजनात्मकता होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मॉडलिंग करना भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। 4 सही आंसर है अपसारी चिंतन। जैसे अगर मान लीजिए अगर किसी बच्चे को एक प्रश्न दे रहे हैं और वह प्रश्न का उत्तर बच्चे अगर सोच कर दे रहे हैं कि इसका और क्या क्या उत्तर हो सकता है, तो वह जो है अपसारी चिंतन वाले बालक होंगे। अगर अपसारी चिंतन वाले बालक हैं और उस बच्चे को एक प्रश्न दे रहे हैं तो वह बच्चा उस प्रश्नों का अधिक से अधिक शब्दों में, यानी उस प्रश्नों का जो है अपसारी चिंतन वाले जो बालक होते हैं वह प्रश्नों का क्या क्या उत्तर हो सकता है इसके बारे में अगर आप बता रहे हैं वह बच्चे, तो वह अपसारी चिंतन वाला बालक होगा। और अभिसारी चिंतन वाला बालक होता है कि
अगर वह प्रश्नों का एक ही उत्तर दे रहा है तो वह अभिसारी चिंतन वाले बालक होगा, और जो रटा रटाया होता है या किताबी लैंग्वेज का होता है। ठीक है, आते हैं आज के अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो आज के अगले प्रश्न देख रहे हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 11 है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित बच्चों को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। समावेशी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तीसरा कह रहा है सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। और चौथा कह रहा है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, सोचिए ज़रा इसका सही आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 में कह रहा है कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। जरा क्वेश्चन पढ़िए, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित बच्चों को, जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, आप उस बच्चे को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियां में शामिल करते हैं, है ना। सामूहिक गतिविधि कहने का मतलब होता है ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप कुछ बांटती है और उस ग्रुप में हम उस बच्चे को शामिल कर रहे हैं जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा के अनुसार कार्य करना सही उत्तर होगा। समावेशी शिक्षा हम आपको जस्ट पहले बताए ही हैं, है ना, कि सभी बच्चे को शामिल करके पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि उस बच्चे को हम अलग कर देंगे, है ना, तो उसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर वह शिक्षिका समावेशी शिक्षा के तहत कार्य कर रही है। ठीक है, इसका आंसर 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति, बिल्कुल नहीं, सहानुभूति नहीं बढ़ाना, है ना। बच्चे को आपको पढ़ाना है सभी को शामिल करते हुए। 4 आंसर तो नहीं होगा, तनाव नहीं बढ़ा रही है वो, और बाधाएं उत्पन्न भी नहीं कर रही है ना, तो ये आंसर भी नहीं होगा। कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर ली, यह बिल्कुल आंसर नहीं है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न में और देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, बताइएगा जरा 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन 12 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य सर्व सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। दृश्य सर्व सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, है ना। 2 है, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। 3 है, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। 4 है, इनमें अधिकतर इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ठीक है, वह है ऑप्शन 4। अब कहिएगा ऑप्शन 1 क्यों नहीं सही है। देखिए ऑप्शन, पहले तो क्वेश्चन समझिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य सर्व सामग्री, है ना, जैसे मान लिया जाए आप प्रोजेक्टर है, ये सॉरी टेलीविजन ले लीजिए, है ना, ये दृश्य भी है और सर्व भी है, आप देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, का उपयोग कर रहे हैं। और शारीरिक गतिविधि साथ ही साथ अपने हाव भाव के साथ शिक्षिका बता भी रही है। तो क्या कर रही है, क्या वह शिक्षक को आराम कर देती हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना, ये आराम तो है ही नहीं। क्या वह आकलन को सुगम बनाते हैं? हाँ, ये मान सकते हैं कि वह प्रभावी आकलन को सुगम बना रही है। क्या वह शिक्षार्थी को वैविध्य, मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ों को उपलब्ध करवाती हैं? हाँ, करवा रही है। लेकिन उससे सही आंसर है अधिकतर इंद्रियों का उपयोग सीखने को समर्थित करता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो इससे बच्चे को सीखने में आसानी होता है। और इस सभी ऑप्शन में से जब आप देखिएगा 2, 3, 4, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको ऑप्शन 4 ही लग रहा है, इसलिए यह इसका सबसे सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, आते हैं आज के अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराग्य ठीक है का सामना करते हैं। नैराश्य का मतलब होता है कि बच्चे किस चीज़ में निराशा होती है, इस बच्चे को किस चीज़ में निराशा का सामना करना पड़ता है। श्रवण ह्रास मतलब जिस बच्चे को सुनने में कठिनाई होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। दूसरा है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता।
तीसरा है प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। चौथा है खेल कूद में भागीदारिता निभाने की में अक्षमता। जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल सही है। क्या लिखा है कि दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं बांटने में अक्षमता होती है। मतलब जो बच्चे सही तरीके से सुन नहीं पाते हैं तो दूसरे के साथ बात कैसे सही तरीके से कर पाएंगे, इसमें तो उसको समस्या होगी। अक्षमता मतलब उसकी समस्या होगी, है ना। सूचनाओं को बांटने में भी समस्या होगी, एक दूसरे से बोल कर ही बांटेंगे और बच्चे सुन नहीं पाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर कौन है, पहला। दूसरा कह रहा है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देखिए देने में सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लिख के परीक्षा देंगे तो इस बच्चे को समस्या तो होगी नहीं। तीसरा कह रहा है प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, उसको बोलने में भी अक्षमता नहीं है क्योंकि उसको सुनने में समस्या है, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। और लास्ट है ऑप्शन खेलकूद में, खेलकूद में भी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो इसका सही आंसर कौन है, एक। चलिए जल्दी से पहले इस चैनल को आप लोग नीचे वाले बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का अगला 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डाइस की समस्या से संबंधित है। अब बताइए जरा, डिसलेक्सिया आप लोग पढ़े हुए हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस में संबंधित होती है, पढ़ने में। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। बाकी ऑप्शन सुनने बोलने और बोलने वो सुनने तो होगा ही नहीं, है ना। इसको मुख्य रूप से डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित में समस्या होती है, एक अधिगम अक्षमता है। अधिगम अक्षमता पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कल या परसों जो है मैं एक वीडियो बना दूंगा इस पर, सारे अधिगम अक्षमता का। एक बार आप लोग अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा। किसी भी परीक्षा में आपको अधिगम अक्षमता से पूछे हुए प्रश्न आपको ईजिली बन जाएंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। आज का 15वां प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तभी विकसित कर पाएंगे जब, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता को कब विकसित करेंगे, जब उसकी बार बार परीक्षा होगी, जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ेंगे, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग में पढ़ेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए। आपको तो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद उत्तर पता भी चल गया होगा। देखिए आपको ये तो पता होगा कि एक ऑप्शन और 4 ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बार बार उनकी परीक्षा होना एक निगेटिव शब्द है। परीक्षा बार बार बच्चों से नहीं लिया जाना चाहिए, है ना। और निजी कोचिंग तो ये तो होगा ही नहीं। अब बच रहा है 2, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते हैं। यहाँ पर कौन बच्चा है वो देखिए। यहाँ पर है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को कब विकसित करेगा, उसकी क्षमता को और बढ़ाना है, तो अन्य बच्चों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ेंगे। ये तो आंसर बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन अगर हम उस बच्चे को अलग हटाकर, अलग हटाना देखिए एक निगेटिव वर्ड है ना। इस चीज़ को हमेशा हम कह रहे हैं बाल विकास में बच्चे को अलग करने का कहीं स्थान नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हमें बच्चे को थोड़ा अलग करना भी पड़ता है। लेकिन आप लेके चलिएगा कि बच्चे को बिल्कुल अलग नहीं करना। लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, बच्चा कैसा है, प्रतिभाशाली है, पढ़ने में तीव्र है, तेज है। अगर उस बच्चे को अन्य बच्चों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जोड़ेंगे तो बाकी जो औसत बच्चे हैं उसके साथ प्रतिभाशाली बच्चे को पढ़ने में उतना मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि यह प्रतिभाशाली छात्र पहले ही सारा चीज़ बना के बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो इधर उधर करेंगे। तो इसको हमें अलग हटाकर, है ना, कक्षा में तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, इसके बाद इस बच्चे को अन्य विद्यार्थियों से थोड़ा अलग, जो औसत बच्चे हैं उससे अलग हटाकर अच्छे तरीके से और भी ऐसे प्रश्न इससे दिए जाए, ऐसे प्रश्न इसे दिए जाए जिससे इसको सोचने पड़े, है ना, इससे जिससे इसको जो है समस्या समाधान करना पड़े और तब इसका उत्तर दे सके। तो इस बच्चे को हमें अलग करके बताना है, कक्षा में ही बताना है। अलग करना देखिए एक निगेटिव शब्द है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अलग बच्चे को कभी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा ऑप्शन को, क्वेश्चन को देखने के बाद, उसके बाद इसका आंसर हमें देना है। तो इसलिए इसका आंसर 3 की तरफ जाता है। 2 आंसर भी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उससे अच्छा आंसर हमको 3 लग रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको हमें 3, ऑप्शन 3 ही टिक करना है। 2 में लिखा है अन्य, देखिए यहाँ पर फिर से समझिए 2 ऑप्शन को। अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ना, अगर अन्य औसत बच्चे के साथ जुड़ेंगे तो वह बच्चा क्या होगा, वह बच्चे जल्दी से प्रतिभाशाली छात्र बना के बैठ जाएंगे, है ना। तो वो फिर पढ़ नहीं पाएंगे आगे। तो इस बच्चे को उसके साथ साथ अलग से भी एक्स्ट्रा गतिविधि करानी चाहिए, है ना। आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 पर और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है। प्रश्न 16 है शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार,
शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है ना। विशिष्ट शिक्षा, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। कमेंट करके बताइए, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, कब लोगों को दी जाती है उसमें, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दी जाती है उसमें, या बुद्धिमान व्यक्ति को दी जाती है उसमें, या स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है उसमें। जल्दी से बताइए, इसका जो सही आंसर है वो है, इजी क्वेश्चन है, दो, है ना। विशिष्ट शिक्षा हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को देते हैं, इसमें कुछ बताना ही नहीं है, ठीक है। जो विशिष्ट शिक्षा है वो विशेष, यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए हमें आंसर करना होगा, तो इसका सबसे अच्छा और सटीक आंसर ऑप्शन 2 को जाता है, इसलिए इसका सही आंसर 2 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दी जानी चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं आज के अगले प्रश्न में। बाकी चीज़ तो इसमें है ही नहीं, बुद्धिमान वालों को विशिष्ट शिक्षा देना ही नहीं है ना। इसके आगे का स्थानीय मुखिया द्वारा होगा ही नहीं और लोगों के द्वारा होगा नहीं। सही आंसर कौन होगा? 2। आते हैं आज के अगले प्रश्न और देखते हैं आज का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको, वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, है ना, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करें और मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजे होगा, है नहीं, क्या होगा? भेजे। जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहाँ पर होगा भेजे। जल्दी से कमेंट करके बताइए। वाक बाधित जिसको बोलने में समस्या आ रही है, ठीक है, वाक बाधित है, वह बच्चे को बोलने में समस्या आ रही है, वह बच्चे हकलाता नहीं है, वह बच्चे तुतलाता नहीं है, उसको सही तरीके से अपने बातों को कक्षा में नहीं रख पाता है ना, उसको बोलने में समस्या हो रही है, सही तरीके से बोलता तो है लेकिन उसको लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो शायद गलती हो जाएगा, तो सारे बच्चे क्या सोचेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अब आपको उत्तर भी मिल चुका होगा। इसका सही आंसर है 1, कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जब भी ये बच्चा अपना विचार प्रस्तुत करेगा कक्षा में तो उससे प्रोत्साहित कीजिए कि नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए, और अच्छा बोल रहे हैं आप, बोलिए, है ना। तो बच्चा को लगेगा कि नहीं हमें हिम्मत मिल रहा, और बच्चा अपने तरह से अपने तरीके से वह बातों को रखेगा। वाक बाधित है, बोलने में उसको समस्या, वो हकलाता नहीं है ना। अगर हकलाता वो बच्चे तो उसको हमें सही उच्चारण करने में मदद करना है। वाक बाधित, वाक मतलब होता है बाधित, मतलब बोलने में समस्या, है ना, हकलाता ये बच्चा नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर जाता है 1, है ना। उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करे, वो गलती कर रहा, बिल्कुल नहीं, गलती तो हमें बच्चे को डायरेक्टली रूप से कभी भी नहीं बताना चाहिए क्लास में, है ना। और लास्ट में तो आंसर होगा ही नहीं, तब तो फिर विद्यालय का काम ही खत्म हो जाएगा ना, शिक्षक का काम ही खत्म हो जाएगा जब हमें उसे विशेषज्ञ के पास भेजेंगे तो। चलिए आते हैं आज के अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए इसका सही आंसर जो है वह है वस्तु चिंतन करना, ठीक है, क्या करना? वस्तु चिंतन करना। इसका सही आंसर वस्तु चिंतन करना। वस्तु चिंतन करने का मतलब होता है कि प्रतिभाशाली बालक किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और उसके बाद अपने बातों को अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, चिंतन करते हैं, है ना। जबकि इसका आंसर 1 है, तीव्र और आसानी से सीखते हैं, ठीक है, ये भी मानते हैं सही है। लेकिन कहीं पर अगर कुछ कठिन प्रश्न आ जाए, ऐसा तो नहीं है सभी प्रश्न इसके लिए आसानी होगा, सभी कहीं पर ऐसा कठिन प्रश्न आ जाएगा तो वहाँ तो वो बच्चे आसानी से नहीं सीख पाएंगे ना, उसको सीखने में थोड़ी समस्या करनी पड़ेगी। उसके बाद बिना याद करना तो एकदम गलत है, इसलिए इसका आंसर नहीं है। और कम समय में अभिप्रेरणा, तो ये भी आंसर नहीं होगा कि वो बच्चे कम ही समय में अभिप्रेरित हो जाते हैं, है ना। इसका सही आंसर और सटीक आंसर, बाकी ऑप्शन को जब हम देख रहे हैं तो उसमें जो जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन 3 को, ये सही है। वस्तु चिंतन करना ये प्रतिभाशाली बालक का सबसे प्रमुख लक्षणों में से एक है, या बच्चे करेंगे। हाँ ये भी सही है, पहला भी सही है, लेकिन जब हम ऑप्शन देखेंगे तो उससे बेस्ट ऑप्शन हमको यहाँ पर 3 मिल रहा है, उसके बारे में
पार्श्व चिंतन कर रहे हैं, वस्तु चिंतन कर रहे हैं, लैटरल थिंकिंग कर रहे हैं, इनोवेटिव तरीके से अपने बातों को चिंतन करके आपको बता रहे हैं, है ना। तो इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन 3 को। ठीक है, देखते हैं आज के अगले कुछ प्रश्न को। अच्छा चलिए, ख़त्म हो गया, आज 18 ही प्रश्न था। हमारा कुछ सोशल मीडिया हैंडल है ना, आप यहाँ हमें फॉलो कर लीजिए, आपको सारा अपडेट वहाँ भी मिलता होगा। और ध्यान दीजिए, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको नोट्स हो या पीडीएफ हो, सब शेयर किया जाता है ताकि आपको समय पर मिलता रहे, है ना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।